हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम स्टार्ट करेंगे असेसमेंट इन लर्निंग। जिनका भी बीएड में सब्जेक्ट है उसमें आंसर राइटिंग कैसे करना है उसको समझाएंगे। स्पेशली जो भी छत्तीसगढ़ के हैं, दुर्ग यूनिवर्सिटी से हैं, उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी असेसमेंट इन लर्निंग चलता होगा तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन हमने उठाया है वो है कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो कंटिन्यूअस को हिंदी में कहते हैं सतत, और कंप्रिहेंसिव को क- कहते हैं आपका अ, अ, समग्र। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग करना है। तो इसमें एक खासी चीज ये होती है आंसर राइटिंग में कि आपको जो है हेडिंग, मतलब ये जो सिनॉप्सिस आपको लिखना है। तो सिनॉप्सिस में आप क्या लिखें, और ये क्वेश्चन 2018, 2018, 2019 और भी, मतलब ये हमेशा ही रिपीट होता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे जो है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में क्या क्या लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन। कोई भी आंसर राइटिंग करना है तो इसी से ही हम शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन। फिर अब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के बारे में लिखना है। तो मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जो भी हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम में ये होता है कि आप हिंदी आ, वाले इंग्लिश में हेडिंग लिख सकते हैं। तो हम आपको पूरा स्टोरी समझा देंगे और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो भी हिंदी मीडियम के हैं, ये जो शो है वो बाई लैंग्वेज शो होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये है कंटिन्यूअस, इसमें रहेगा मीनिंग। फिर होगा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद होगा इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। उसके बाद कंप्रीहेंसिव में होगा मीनिंग ऑफ कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद डेफिनेशन, फिर इम्पोर्टेंस। इसमें भी वही तीन चीज। उसके बाद इम्पोर्टेंस के बाद हम लोग इसमें देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उसके बाद हम लोग मेरिट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उसके बाद डीमेरिट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। उसके बाद रेफरेंसेस। तो ये कॉमन सा पॉइंट है, इसको हमको जो है देखना होता है। तो अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें जो है ये लोग कैसे, मतलब इसको अब हम लोग जो है देखते हैं ये। तो आइए, अ, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, देखिए। इंट्रोडक्शन में हमको ऐसा लिखना है कि देखिए, ये कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव असेसमेंट जो होता है वो बेसिकली ये फोकस करता है कि आप जो है क्या चीज सीखे। ये नहीं कि आपने कितना पढ़ा, मतलब कि ये ना क्वालिटी पे काम करता है। इसीलिए इसको हमने लिखा है क्वालिटेटिव। ये देखिए, ये है क्वालिटेटिव और ना कि क्वांटिटी। तो क्वांटिटी पे ये नहीं डिपेंड करता है। तो इसमें ये फोकस किया जाता है कि जब भी हम ऐसा, हम लोग वो करते हैं इसका इवैल्यूएशन, तो हमेशा दिमाग में ये फोकस रहता है। टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें अराइज होता है। क्या क्या अराइज होता है, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ड्यूरेशन, पहला ड्यूरेशन, दूसरा टोटलिटी। तो आप लोग इसको जो है इस इंट्रोडक्शन को लिखने के बीच में ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें लिखेंगे कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उसके बाद इससे ऐसे दो तो तीन निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे ड्यूरेशन, यहाँ टोटलिटी, इसको लिख देंगे ऐसे प्लस। तो वो जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि ये इसी का डेफिनेशन है। तो पूरी राम कहानी पढ़ने से अच्छा है कि वो सीधा सीधा इसको समझ जाएगा। और ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में होगा तो आप इंट्रोडक्शन को लिख ले जाएंगे।
अब देखिए आगे क्या बोलता है, द स्कूल कैलकुलर कंसिड। अब देखिए स्कूलों में इसमें जो ये इवेल्युएशन है, इसमें क्या क्या आपका इंक्लूड रहेगा, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक। इसी को ही हम लोग कम्प्रिहेंसिव बोलते हैं कि आप एकेडमिक भी देखिए। हम लोग तो सन 80 के हैं, उस समय तो खाली बस एकेडमिक ही होता था। खेलने जाओ तो पापा मम्मी बहुत मारते थे। लड़कियां तो उस समय गिट्टी उट्टी खेलती थी, वो होता नहीं है, ऐसे फेंक दो और ऐसे एक पैर उठा लो, फिर जो है उसको ऐसे पता नहीं क्या उनका तो, क्या गेम भी उनका वही लड़कियों वाला ही होता था। हम लोग पिट्टो उट्टो खेलते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि कोर्स में ही इंक्लूड करने की बात चल रही है। तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं कि अब देखिए इसमें क्या है, द एकेडमिक एक्टिविटीज कवर वेरियस थ्योरेटिकल डिसिप्लिन। मतलब क्या होगा कि एकेडमिक में हमारी वेरियस जो है थ्योरेटिकल चीजें आ जाएंगी, जैसे इतिहास भूगोल ये सब आ जाएगा, जियोग्राफी फिजिक्स ये सब जो सब्जेक्ट वाला रहता है। लेकिन जो ये आपका नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज है, जैसे स्पोर्ट्स कल्चरल प्रोग्राम ये सब आ जाएगा, तो ये रहेगा नॉन एकेडमिक। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज, द न्यू टेक्निक ऑफ असेसमेंट एक्टिविटीज एंड कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट वाज यूज्ड। अब देखिए एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों को बैलेंस करने के लिए ये कम्प्रिहेंसिव टेक्निक लाई जाती है। तो अब आइए हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस इवेल्युएशन या असेसमेंट। तो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन का क्या मतलब होता है, मतलब लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। हिंदी में क्या कहते हैं, सतत। मतलब डेली का डेली आप उसको जो है करें। तो हम आपको जो है अब इसको पढ़ के नहीं सुनाएंगे, आपको हम ऐसा समझाएंगे कि आप इसको अच्छे से कर सकें। मतलब समझ लेंगे, एक बार रीडिंग कर लेंगे। और जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगा, वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम उनको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करेंगे। और उसमें उनको लिखना होगा कि हमको पीडीएफ चाहिए, तब मैं उनको रास्ता बताऊंगा कि कहाँ से उनको हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो द कंटिन्यूअस इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट बाय द टीचर इज कॉल्ड कंटिन्यू। अब उसी चीज को कि ये स्टूडेंट का इवेल्युएशन अगर टीचर कंटिन्यूअस करता है तो उसे कंटिन्यूअस इवेल्युएशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, टीचर ना पीरियाडिकली चेक करेगा। कैसे, जैसे 8 घंटे उसको मतलब 8 जो है लेक्चर हैं, 8 सब्जेक्ट के लेक्चर हैं। तो वो ना हर लेक्चर के बाद थोड़ा थोड़ा उसको इवेल्युएट करेगा। तो इसका पहला टर्मिनोलॉजी क्या हुआ कि पीरियाडिकली इवेल्युएट होना चाहिए। स्टूडेंट थ्रू ए वेराइटी ऑफ मेथड इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन। आप कैसे आप उसको मतलब इवेल्युएट करेंगे स्टूडेंट को, तो ऑब्जर्व करेंगे उसको, उससे इंटरेक्ट करेंगे, मतलब और उस चीज को आप रिकॉर्ड करेंगे कि भाई क्या है। वेरियस टाइप ऑफ आप जो है एग्जामिनेशंस करके उसको करेंगे। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज टू फाइंड आउट द अटेनमेंट ऑफ लर्निंग लेवल ऑफ चिल्ड्रेन एंड हेल्प देम टू लर्न बेटर। हम इसमें ये देखेंगे कि बच्चा जो है कि कितना अच्छा सीख पा रहा है, और ये कितना उस चीज को जो है अटेन कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो हम उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस ये हो गया आपका मीनिंग। अब डेफिनीशन क्या होगा, डेफिनीशन जो है हमेशा किसी के रेफरेंस में लिखते हैं। तो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 क्या लिखती है, इसको हम एक बार पढ़ते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये क्लियरली मतलब स्पष्ट बोलती है, स्टेट मतलब बोलती है दैट असेसमेंट एट स्कूल लेवल शुड बी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए एंड डेवलपमेंटल होना चाहिए। कि मतलब किसी चीज का निर्माण करे और उसको जो है प्रोग्रेस करे,
एज स्टूडेंट आर इन डेवलपमेंट स्टेज, मतलब डेवलपमेंट स्टेज पे ही उसको जो है डेवलप करे और उसको जो है आपका कंस्ट्रक्टिव सोच का ले जाए। दूसरा है अकॉर्डिंग टू रोहित धनकर, एट द कंसेप्चुअल लेवल व्हेन वी टॉक अबाउट, इन्होंने ऐसा लिखा है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। तो एट द at the conceptual level, when we talk about continuous assessment, it is assumed that there will be no duration. इसमें बिल्कुल मत सोचिए कि इतना ही समय में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है कंटिन्यूअस है। तो अगर आज नहीं सीख पाया तो कल सीखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या नहीं सोचना है, तो इसमें ड्यूरेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। किसके बारे में नहीं? ड्यूरेशन। और आप लोग इसको ना लेक्चर को ये नहीं ऐसे बस सुन रहे हैं हाई स्पीड करके जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं। जैसे हम लिखाते जा रहे हैं तो एक नोट्स टाइप का लिखते जाइए कि ड्यूरेशन लिखिए, उसको काट दीजिए। ये आप रिवाइज करेंगे तो अच्छा होगा। Secondly, there will be no compulsion to access the children simultaneously। मतलब इसमें ना एक के बाद एक किसी भी चिल्ड्रेन को जो है आपको एक्सेस करने का कंपल्सन नहीं होना चाहिए। सम चिल्ड्रेन में बी एक्सेस टुडे, कुछ को आज आपने वो कर लिया, कुछ को बाद में कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिनको आज किए अगर नहीं आता है तो इनको आगे नहीं आएगा, इनको आगे समझ में आएगा। तो हमको इसको जो है कंटिन्यूअस करके रखना है। एंड इट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड ड्यूरेशन, मतलब इसने ना ड्यूरेशन की बात की हुई है। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस इवेल्युएशन क्या होता है। ड्यूरेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यू। अब देखिए इम्पोर्टेंस में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, तो एक हम लोग ऐसे डायग्राम लिख लेंगे और इसमें लिखेंगे इम्पोर्टेंस। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। इम्पोर्टेंस मतलब नॉलेज ऑफ लर्निंग लेवल। अब हम इसी में आपको समझाते भी जाते हैं, ये इसी में हम आपको समझाते हुए जाएंगे। ये ऐसा आप एक डायग्राम लिख लीजिए और उसके बाद ऐसे उसमें एक एक में क्या क्या है हम आपको समझाते जाते हैं। नॉलेज ऑफ लर्निंग लेवल, अगर आप जो है कंटिन्यूअस इवेल्युएशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे का जो लेवल है वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा। जैसे आप कोई भी एग्जाम दीजिए और अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार, तो ऐसा नहीं है कि आपके नंबर या स्कोर कम होंगे, वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो ये क्या है, ये जो है नॉलेज ऑफ लर्निंग का जो लेवल है वो बढ़ता रहता है। दूसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया। इसमें क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूअस इवेल्युएशन कर रहे हैं तो जो चीजें नहीं दिखी, अगर एक ही बार आपने इवेल्युएशन किया तो आपको एक ही बार समझ एक ही बार में आप सारे प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते हैं। तो आप जो है इसमें जो है समझ लेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो उसका एरिया जो है, आज ये समस्या थी इसको देख लिए, आज वो समस्या थी कल उसको देख लिए, तो उसका जो प्रॉब्लम का एरिया है वो बढ़ जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें हम बहुत जल्दी ही डायग्नोसिस कर लेते हैं। डायग्नोसिस मतलब होता है पहचान लेना। अगर उसी समस्या का स्तर बड़ा हो जा रहा है तो हम धीरे 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 पहचानने लगेंगे कि अच्छा ये समस्या है, तो इसको क्या करने के लिए हम इसका मतलब इसको हम इजीली डायग्नोसिस कर लेंगे कि समस्या कहाँ है। चेकिंग टीचर इफेक्टिवनेस,
इसमें जो है कंटिन्यूअस असेसमेंट में ये भी पता चलता है कि टीचर जो है कितना इफेक्टिव है। असेसमेंट ऑफ रिमेडियल टेक्निक। अब arrangement of remedial technique. The purpose of continuous assessment is not only the make student aware of their shortcomings but also to arrange remedial technique to। इसमें हम लोग ये देखते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बस कमी ही निकालने के लिए ये इवैल्यूएशन है। ये इवैल्यूएशन कमी निकालने के साथ साथ उसमें क्या क्या सलूशन किया जाए कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, उसके लिए। तो ये नहीं कि गर्लफ्रेंड टाइप का बस खाली प्रॉब्लम ही बस निकाल रही हैं कि अरे ये प्रॉब्लम है, अरे खैर सॉरी, जो जिसको दिल से चाहता है उसकी प्रॉब्लम भी उसको अच्छी लगती है, और जो जिसको नहीं चाहता है कभी भी ट्राई मत करिए। अगर जो जिसको नहीं चाहता है आप कुछ भी कर लीजिए, चाइना टाइप का भी रुपया आप फेंक देंगे या कुछ कर लेंगे तो भी वो आपको नहीं चाहेगा। इसलिए जो भी बोले अरे हमको आपसे बात नहीं करना है, एकदम रखो रखो रखो, हम आपसे दूसरे से आप सेकंड ट्राई कीजिए, सेकंड नहीं हो पा रहा है थर्ड ट्राई कीजिए। तो रिमेडियल टेक्निक जो है, आपको क्या समस्या है वो आप फटाफट सॉर्ट आउट करिए, ना कि बस खाली कमियां ही आप कि अरे आपके अंदर ये कमी है, अरे आपके अंदर वो कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर मेकिंग ऑफ रिकॉर्ड। अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं तो आप इजीली जो है रिकॉर्ड भी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स भी आप इजीली रेडी कर सकते हैं। मेकिंग हेल्दी कंपटीशन। इसमें क्या होता है, आज हम जीत गए कल तुम जीतोगे, तो ऐसे डेली डेली होता रहता है। हर स्टूडेंट को परफॉर्म करने का अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो जो है एक हेल्दी कंपटीशन होता है। और रिड्यूसिंग अननेसेसरी प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है कि खाली एकेडमिकली अगर आप पढ़ रहे हैं तो और जो है अगर एक ही बार में सीधा एग्जाम हो जाए तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर डेली टेस्ट हो रहा है या मंडे मंडे टेस्ट हो रहा है तो आप जो है, खैर बीएड का इतना बुरा हाल है कि एडमिशन हुआ नहीं कि तुरंत ही पूछती हैं फोन वोन बाहर रखवा के, अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग। ये तो हाल है, क्या कहा जाए। मीनिंग ऑफ कंप्रिहेंसिव असेसमेंट क्या है? मीनिंग ऑफ कंप्रिहेंसिव असेसमेंट, इसमें कंप्रिहेंसिव असेसमेंट में क्या होता है? अब हम आते हैं कंप्रिहेंसिव एकेडमिक। कंप्रिहेंसिव में क्या होता है कि एकेडमिक के साथ साथ इसमें जो है नॉन एकेडमिक भी ऐड होता है। तो इसमें आप कंप्रिहेंसिव असेसमेंट को हम लिख दे रहे हैं सीए से, एक ऐसे सर्कल खींचिएगा, यहाँ लिखिएगा एकेडमिक, यहाँ लिखिएगा नॉन एकेडमिक और प्लस, तो आप जो है इजीली इसको इसके मीनिंग को लिख लेंगे कि ऐसा इवेल्युएट असेसमेंट जहाँ जो है दोनों को शामिल किया जाए। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, to develop a continuous and comprehensive assessment process that incorporation, क्या क्या वो इन कॉर्पोरेट करेगा? कैलकुलर एंड नॉन कैलकुलर aspects of education and which prevent prevails throughout the duration of टीचिंग। क्या रहेगा? एकेडमिक और नॉन एकेडमिक रहेगा, और जो कि पूरे टीचिंग के दौरान ये, मतलब जो भी उसका एकेडमिक जो भी ड्यूरेशन है उसमें ये दोनों चीजें इंक्लूड होगी। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992। तो इसमें क्या है? इन द असेसमेंट स्कीम ऑल एक्सपीरियंस इन एकेडमिक डिसिप्लिन एंड नॉन एकेडमिक फील्ड शुड बी इंक्लूडेड।
मतलब इसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों को आपको इंक्लूड करना। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। तो ऐसे ही आप लोग एक सर्कल खींचिएगा, ऐसे ही बढ़िया सुंदर सा डिजाइन में ऐसे बना लीजिएगा। असेसमेंट ऑफ इंटरनल क्वालिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल एस्पेक्ट। अगला हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। फिर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस वैल्यूज। फिर है इम्फेसिस ऑन बैलेंस डेवलपमेंट। अब आइए हम आपको ये दिखाते हैं कि क्या होता है असेसमेंट ऑफ इंटरनल क्वालिटी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपका जब आप एकेडमिकली पढ़ते हैं ना, तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि ये लड़का आगे चल के इसका क्या होने वाला है। लेकिन अगर क- कोई करिकुलर एक्टिविटी हो तो आप उसको पहचान जाएंगे कि इसके अंदर क्या लीडरशिप क्वालिटी है। लेकिन स्पेशली मैं बताऊं, यहाँ पे एक समस्या ये है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि लोग ना एकदम आजकल नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और ये एंड्रॉइड मोबाइल के चक्कर में इंट्रोवर्ट हो गए। अरे आप सोचिए कि आप अगर इस फील्ड में हैं, जैसे ये आप हैं, और अगर आप इंटरनल क्वालिटी को पहचान लिए कि ये एक हमारा फ्रेंड है, तो ये जो है आईएएस बनेगा, ये आईएफएस बनेगा, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, ये पीएम हो सकता हो जाए, तो कितना अच्छा है। अगर आप नहीं भी सक्सेस हैं तो आपके कितने लिंक हैं, आपका काम हो जाए। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि आप जो है इस चीज को देखिए कि जो है केवल डिग्री लेना ही एकेडमिक में एडमिशन का पर्पज नहीं होता है। लिवरेज ऑफ नेटवर्क, आपके जितने अच्छे नेटवर्क होंगे, आप उतना अच्छा ही कर आपका एक अच्छा रिसोर्स होगा। जैसे मैं अच्छी खासी जॉब करता हूँ, मेरा जो है जॉब का ही पीरियड इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल है। ये जो नोट्स लिखा गया है, इसको किसी और ने लिखा हुआ है, उनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ पब्लिकली, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है। और पूरा सेटअप जो है कोई और रेडी करता है, हम आते हैं सीधा लेक्चर लेते हैं। तो आप अकेले नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो लोग मैं देखता हूँ, छत्तीसगढ़ का बहुत मतलब बीएड का बहुत ही खराब इन्वायरमेंट है, कि लोग तभी ही कॉल करते हैं जब उनको खाली काम होता है। तो ऐसे में फिर इंसान कहाँ हेल्प करेगा। तो ये रही इंटरनल क्वालिटी की बात। और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, इसमें देखा जाता है इन कम्प्रिहेंसिव assessment all aspects of student like internal and external aspects are। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट दोनों का इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। अब आप देखिए कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में जो है एकेडमिक तो है ही है, साथ में आपका एकेडमिक भी देखा जाता है, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज भी देखा जाता है। तो उसका भी इम्पोर्टेंस इंक्लूड होता है। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस वैल्यूज, एकदम सही बात है। अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या, अगर आपको क्या डेवलप होगा, डेवलप होगा आपको आपके अंदर डिसिप्लिन, डेवलप होगा आपके अंदर पंक्चुअलिटी, आपके अंदर डेवलप होगा कि आप कैसे टाइम बाउंड में प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। इम्फेसिस ऑन बैलेंस्ड डेवलपमेंट, क्या क्या मतलब इसमें ये फोकस होता है कि आप अपना हर फील्ड में कैसे अपने आप को बैलेंस करके डेवलप कर सकते हैं। अगला सिनॉप्सिस का हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिंदगी कैसी है पहेलिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड
कंप्रिहेंसिव। तो इसका क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आइए हम आपको समझा देते हैं। आप ऐसे खींचिएगा और लिखिएगा फॉलोइंग करके क्या-क्या। देखिए क्वालिटेटिव, ये तो हमने आपको पहले ही कहा है, इसमें क्वालिटी वर्क को देखा जाता है। रिड्यूसिंग प्रेशर ऑफ रिटर्न एग्जाम, मतलब प्रेशर को ये कम करता है धीरे धीरे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ये भी हम समझा चुके हैं। असेसमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो ये आपके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि क्या होता है स्कूल बेस्ड assessment. Continuous and comprehensive assessment is being used to promote internal and school-based assessment in place of external examination and internal examination. School-based assessment means that the school themselves will access the children through classroom teaching and other। मतलब इसमें क्या क्या वो होगा, क्लास रूम टीचिंग, इसमें होगा क्लास रूम टीचिंग प्लस आपका अदर एक्टिविटीज। ये आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल बेस्ड, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ऐसे एक सर्कल बनाइएगा, ऐसे एक सर्कल इसमें कर दीजिएगा प्लस, काम हो गया, खत्म हो गया। तो ये शॉर्ट नोट्स में रखेंगे तो एग्जाम में आपको याद रहेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो है हम दोनों इवेल्युएशन, मतलब कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन से जानते हैं ये जान सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे हम उसको सॉर्ट आउट करें, इसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान हम लोग जो है उसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिसाइड करके ऑब्जर्व करते हैं उसके प्रॉब्लम को। असेसमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, ये इसमें हर जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनालिटी का, कम्युनिकेशन का, हर एस्पेक्ट्स में इसका जो है इवैल्यूएशन होता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम समझा चुके हैं कि इससे जो है आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकलेंगे। रिड्यूसिंग, सही बात है कि क्या इसका जो है रिटेन एग्जाम में से इसका प्रेशर रिड्यूस होगा। अब मेरिट क्या है, मेरिट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो क्या है इसका मेरिट, आइए हम लोग समझते हैं। तो इसमें आप ऐसे लिखिएगा मोर वैलिड, तो इट इज मोर वैलिड देन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ठीक है। ऐसा क्यों, एज इट कवर all the topic of the syllabus assessment every month or fortnightly, मतलब ये जो है हर महीने जो है आप असेसमेंट को करते रहेंगे तो जो बारी बारी चीजें हैं उनको भी कर सकते हैं। रेगुलर एंड पंक्चुअल, ये क्या होता है, इस असेसमेंट से कंटिन्यूअस है तो रेगुलर होगा और पंक्चुअल होगा। डिसिप्लिन, इसमें जो है डिसिप्लिन होता है जो है रेगुलरली। मोर रिलायबल, ये जो है मोर रिलायबल है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से। क्यों, ये हर टॉपिक को जो जो है आपको सिलेबस के हर टॉपिक को कवर करता है। अब भाई एक्सटर्नल एग्जाम है, उसमें केवल 5 ही जो है आपका 5 क्वेश्चन आएगा, रट रूट के गए लिख दिए, बाद में सीडीपी के लिए सब वो
लंबी लंबी कोचिंग क्लास ले रहे हैं, अगर ढंग से आप लोग बीएड कर लें तो कोई भी सीडीपी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। डायग्नोस्टिक वैल्यू, इससे जो है डायग्नोस्टिक वैल्यू जो है पड़ती है, मोटिवेशनल वैल्यूज, इससे जो है आपका जो असेसमेंट होता है उसके जो रिजल्ट आते हैं उससे धीरे धीरे आपके मोटिवेशनल वैल्यूज बढ़ती है। नो अंडर स्ट्रेन, इससे आपका अगर स्ट्रेस नहीं हो, प्रेशर नहीं होगा। देखिए भैया, जो साइंस के स्टूडेंट हो समझ ले, प्रेशर जो होता है वो नहीं होगा तो स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो स्ट्रेन नहीं आएगा। अक्सर लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बीएड मोस्टली 80 से 90% लड़कियां ही करती हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तो सबसे अच्छी बात है प्रेशर ना लेने के लिए, ये टॉपिक से हल्का अलग है, कि आप ना सोसाइटी में बहुत ज्यादा ये मत दिखाइए कि हम कुछ तोप काम करने वाले हैं। पूछे कोई क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो बस टाइम पास कर रहे हैं, हम तो बस आराम कर रहे हैं। तो वो फिर सोचना, देखिए कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब आपको लोग, देखिए जो आदमी जिंदा है ना उसकी आलोचना तो होगा ही होगा, जो जिंदा नहीं है मुर्दा है उसका आलोचना नहीं होता। तो इसलिए अगर आलोचना होगा ये होगा, आप सोचिए ही मत, एकदम बहरे बन जाइए, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा तो स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा तो स्ट्रेन नहीं आएगा। तो और जो लोग बोलते हैं कि गर्ल्स को इंडिपेंडेंट करो, अरे भैया गर्ल्स इंडिपेंडेंट तभी होंगी जब वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगी। इंडिपेंडेंट बोलने से नहीं होता है, जोड़िए, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इसीलिए जो भी गर्ल्स माताएं बहनें इसको देख रही हैं, अभी बहुत अच्छा सिस्टम आ चुका है ऑनलाइन का। आप घर में ही हैं, आप घर में से ही पढ़ा सकती हैं, जरूर कुछ ना कुछ। खाली बैठ के अध्ययन करने से उससे आपके ऊपर आएगा प्रेशर। आप कुछ ना कुछ भाई मैथ पढ़ लीजिए, अरे हमारे ही चैनल से पढ़ के पढ़ाइए, बहुत सारे, हमारे ही नहीं बहुत सारे चैनल हैं, ट्यूशन पढ़ाइए, कुछ तो अर्निंग होगी। जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। जब हम अपने फादर के रुपए से पढ़ते थे तो एक बुक के लिए भी पूछना पड़ता था, आज देखिए पूरी लाइब्रेरी हमारी लगी हुई है। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज्यादा जरूरी है। आइए हम लोग देख लेते हैं डीमेरिट आब्लिक लिमिटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड। अब देखिए इसमें क्या क्या लिमिटेशन है। टाइम कंज्यूमिंग, बात सही है भाई, बहुत समय लगता है, कैलकुलर करो नॉन कैलकुलर करो बहुत है। हैवी वर्क लोड आप टीचर, सही बात है, टीचर के ऊपर बहुत लोड हो जाता है, खासकर उत्तर प्रदेश में। वही टीचर, और यहाँ भी कोरोना आया तो क्वारंटाइन डिपार्टमेंट में बैठाओ, खाना खिलाओ, मतगणना में जाओ, फिर अभी जो है आधार को वोटर आईडी से लिंक करना उसमें करो, वोटिंग ड्यूटी करो, ये करो तो ढिमका करो। तो बीएड के बच्चे जो अभी वो हो रहे हैं उनको भी, खैर वो ठीक है, उनको भी वो करो, मतलब बस पढ़ाओ मत, बाकी सब कुछ कर दो। तो अब क्या ही अब आप बोल सकते हैं। तो उनके ऊपर हैवी लोड हो जाता है। इम्पोर्टेंस विदाउट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, अब इनकम्प्लीट विदाउट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, सही बात है, अगर एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होगा तो आपका नंबर जो है कोई मतलब नहीं रखता है। इंटरनल में आपको सबको पता है कि सबको 20 में 18 मिल जाता है, क्यों? और फिर भी रोते हैं कि अरे मैडम 19 नहीं दी, मैडम 20 नहीं दी। अरे भैया 18 नंबर हुआ कितना, 90% हुआ। एक्सटर्नल में आपके 70% तो आते नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? इसी डिफरेंस के कारण। इसीलिए जो लोग बीएड कर रहे हैं वो लोग याद रखें कि जो टोटल नंबर बनता है उसमें मेरिट लिस्ट जो बनती है वो 1700 नंबर में नहीं, 1200 नंबर की से ही बनती है। अभी कुछ लोगों से पूछ लेंगे कि कितने सब्जेक्ट हैं टोटल, तो गिना नहीं पाएंगे, ऐसे उंगली पे गिनेंगे, तीन, चार रहा कि तीन रहा, तो चार तीन सात,
इसमें इस सेमेस्टर में 2 है, 9 मान रहे 3 तो 12, 12 गुणे 100, 1200। तो इस 1200 नंबर में ही जो है कैलकुलेट करता है। बाकी का वो टीचिंग का जो नंबर होता है, जो इंटरनल जो एड्स ये सब जो थे सब्जेक्ट में, उसका नहीं नंबर ऐड होता है। इसलिए क्योंकि उनको पता है कि इसमें 50 में 46 तो दे ही देंगे। मैडम जी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छा दिख रही हैं, वो स्टूडेंट हो जाता है फेवरेट। तो इसमें क्या रहता है, नेपोटिज्म चलता है। इसलिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का होना बहुत जरूरी है। अभी तो ये 1200 का मैं बताया, अभी बहुत सारे लोग, ओ माय गॉड ये होता है क्या, वाह, अरे आई डोंट वांट दिस, अरे भाई क्या नहीं चाहती हो, होता ही है। चेक करिए आप, इनकम्प्लीट विदाउट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो ये हो गया इंक्रीज इन नंबर ऑफ एंड इंटेंसिटी। इसमें क्या होता है, घूसखोरी चलती है। देखो लिखा है बैड थिंग्स, ब्रेवरी एंड नंबर ऑफ इंटेंसिटी। ठीक हो गया। तो ये होते ही होता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, जितना अच्छा चीजें हैं कंक्लूजन में डाल दीजिए कि इसके होने से ये हो जाता है, सब बच्चे एकदम आईएएस हो जाएंगे, सब बहुत अच्छा कर लेंगे, पूरा लिख लीजिए। रेफरेंस में दो चार फॉरेन राइटर का नाम लिख दीजिए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अगर डॉक्टर एन पापा राव लिखेंगे तो कहेंगे अरे यार ये तो लोकल टीचर है। तो आप लोग इंटरनेट से बहुत सारे टीचर का नाम देख लीजिएगा और उनको कर लीजिएगा। तो ये जो है आपका, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हालांकि आप लोग करेंगे नहीं, लेकिन ठीक है, बोलना हमारा काम है। और आगे ऐसे पूरे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। अभी तो असेसमेंट इन लर्निंग का है, बाद में हम पेडागॉजी का जरूर ले आएंगे। स्पेशली सोशल साइंस के बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं तो उसका ले आएंगे। इंग्लिश का भी ले आएंगे, इंग्लिश का, हाँ इंग्लिश का भी हो जाएगा और आपका मैथ का भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।